हेलो फ्रेंड्स, रीच के असरार एपिसोड 13। 6 साल तक मेरा चेला नेकी की राह पर चलता रहा। मैंने इसे जो कुछ दे दिया था इससे इसने पूरा पूरा फ़ायदा उठाया। इन 6 सालों में मैं इसकी बातनी कुव्वतों में मज़ीद इजाफा हुआ। इसके हाथ में शफा आ गई, आंखों में मकनातीसी कुव्वत पैदा हो गई। जिस पर नज़र डालता था वो इसका हो जाता था। वो दखी इंसानियत की खिदमत तन मन में धन से करने लगा और चंद सालों में ही वो बस्ती का देवता बन गया। लोग इसे बेहद इज्जत और एहतराम देने लगे। इसका हुक्म मानना इसके लिए मुकद्दस फरीज़ा ठहरा। शिफायाबी की कुव्वत अता करते वक्त मैंने इसे तंबिया की थी कि औरतों का इलाज करते वक्त इनके जिस्म से दूर रहना। हाँ, मजदूरों का इलाज तुम इनके जिस्म पर हाथ फेर कर सकते हो। औरतों के इलाज के लिए पानी इस्तेमाल करना। 6 साल तक वो मेरी इस हिदायत पर अमल करता रहा और लोगों की दुआएं लेता रहा। इसके पास सांप के कांटे का भी इलाज था। मैंने इसे एक पत्थर अता कर दिया था जो जहर चूस लेने की सलाहियत रखता था। इस पत्थर से इसने बहुत सी जिंदगियां बचाएं। बिलाखिर ये पत्थर है ही इस मौत का सबब बन गया। फिर एक लम्हा में इसका 18 साला पतीसा भगन हो गई। शायद तुम्हें इस बात का यकीन न आए कि एक आदमी 18 साल तक नेकी की राह चलते चलते अचानक बदी की राह कैसे चलने लगा। जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया था कि शैतानी कुव्वतें हमेशा परहेजगारों लोगों के ताक़ुब में रहती हैं। वो इनके लिए हर लम्हा तरगीब का सामान करती रहती हैं, दिल में वसवसे डालती रहती हैं। अगर इन कुव्वतों का बाल बराबर भी जमाने का मौका मिल जाए तो ये इस मौके पर भरपूर फ़ायदा उठाती हैं और ये बाल बराबर जगह बढ़ते बढ़ते दाढ़ की सूरत इख्तियार कर लेती है। इसी तरह शख्सियत बिखर बिखर कर रेजा रेजा हो जाती है। उसकी शख्सियत मिट्टी में मिला देने वाला लम्हा एक औरत की सूरत में इस पर नाजिल हुआ। एक फॉरेस्ट ऑफिसर की नौबियाती बीवी के सर में इस कदर शदीद दर्द उठा कि वो औरत दीवार की सर टकराने लगी। फॉरेस्ट ऑफिसर ने मेरे चेले की शरत सुनकर रखी थी। वो फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर मजदूरों की बस्ती में जा पहुंचा और इसने मेरे चेले बद्रीनाथ को सारी सूरत हाल से आगाह किया। बद्रीनाथ ने आज तक तमाम मरीजों को कुटिया में ही देखा था। इसने फॉरेस्ट ऑफिसर से यही मुतालबा किया कि वो अपनी बीवी को यहाँ लेकर आए। लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर ने कुछ इस तरह मिन्नत समाजी की कि कुछ ऐसी माजूरी जाहिर की कि बद्रीनाथ सोच में पड़ गया। इस असना में वो फॉरेस्ट ऑफिस मुसलसल खुशामद करता रहा। एक सरकारी ऑफिसर को इस कदर खुशामद करते देखकर इसके दिल पसीज गया और वो इसके साथ चल दिया। डाक बंगले में इसकी बीवी पचाड़े खा रही थी। इस पर जैसे जुनून की कैफियत तारी थी। वो नीली साड़ी में मलबूस थी। गोरे बदन की औरत ने सर से पट्टी बांध रखी थी और इसकी खूबसूरती आंखें अंगार की तरह धलक रही थीं। सर में शदीद दर्द होने की वजह से इसकी आंखें भी नहीं खुल रही थीं। बद्रीनाथ की आमद ने इसे आंखें खुलने पर मजबूर कर दिया। एक लम्हा के लिए दोनों की आंखें चार हुईं। इन ख्वाबनाक आंखों में मैंने जाने की थी कि बद्रीनाथ पर जैसे बिजली सी पड़ गई। इसने झुरझुरी के लेकर खुद को संभाला। पलटकर इसने फॉरेस्ट ऑफिसर की एक गिलास पानी मांगा। वो कमरे से बाहर गया तो बद्रीनाथ की नजरें इस औरत पर पुरकशिश बदन पर जम गईं। पतीसा भंग होने लगी, रियाजत खाक में मिलने लगी। आगे बढ़कर इसने सर से बंधी पट्टी खोल दी और इसके रेशमी बालों पर अपना हाथ रखा। फौरन ही दर्द की शिद्दत कम हो गई। औरत ने अपने दोनों हाथों से बद्रीनाथ के हाथों पर दबाव डाला। शायद वो दबाव डालकर बद्रीनाथ को दर्द की जगह दिखाना चाहती थी। इतने में इसका शौहर एक गिलास में पानी ले आया। बद्रीनाथ को अपनी बीवी के सर पर हाथ फेरते और बीवी के चेहरे पर सुकून फैलते देखकर इसने सुख का सांस लिया। बद्रीनाथ को इसने बड़ी अकीदत से देखा और गिलास की तरफ बढ़ा दिया। बद्रीनाथ ने गिलास एक तरफ रखने का इशारा किया और इस औरत के बालों में आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरता। थोड़ी ही देर में दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो औरत ऐसी हशाश बशाश हो गई जैसे इसे कुछ हुआ ही ना था। फॉरेस्ट ऑफिस बहुत खुश हुआ और इसने बद्रीनाथ से कुछ पैसे लेने की इल्तिजा की। बद्रीनाथ ने इसे बताया कि ये काम वो पैसे के लिए नहीं करता बल्कि मन की निशानती के लिए करता है। और ये कहकर वो अपने दिल में हज़ारों तूफान छुपाए वहाँ आ गया। वो पूरी रात अंगारों पर लौटता रहा, नफ्स को घूरता बेलगाम होकर इसे जाने किस किस जगह की सैर कराता रहा। वो ख्वाहिशों के समंदर में हाथ पाँव मारता जाने कितनी गहराई तक चला गया। सुबह उठकर इसकी आंखें सुर्ख हुई थीं और पूजा का वक्त निकल चुका था। पूजा का वक्त निकल जाने की इसे ज़रा भी परवाह न थी। वो इस औरत के पुरकशिश बदन को भूल भुलैयों में गुम था। वो औरत इसके दिमाग में फुरकती फिरती जा रही थी। ज़रूरियात से फारिग होकर इसने आसान जमा लिया और यहाँ से कई मील दूर डाक बंगले पर अपना ध्यान ले लिया। इसने अपनी बंद आंखों से इस औरत पर रसोई घर में काम करते हुए देखा। बंगले में इस वक्त वो अकेली थी। इसका शौहर जंगल के दौर पर निकला हुआ था। बद्रीनाथ इसे भी अपने ध्यान में ले
तब इसे मालूम हुआ कि फास्ट ऑफिसर काम से फारिग होकर बंगले में बाद दोपहर पहुंचेगा। अभी दोपहर होने में कई घंटे बाकी थे। वो फौरन खड़ा हो गया, बस्ती से निकला तो इसे एक ट्रक जाता हुआ नजर आया। वो इस ट्रक पर बैठकर डाक बंगले में जरा फासले पर उतर गया। ट्रक ड्राइवर जो बांस लेकर पीलीभीत जा रहा था ने बद्रीनाथ को इसके मतलूबा जगह तक पहुंचाने की पेशकश भी की, लेकिन वो इसे मतलूबा जगह जाने का बताए बगैर सड़क पर ही उतर गया। फिर इसने डाक बंगले को ऐसा रास्ता अख्तियार किया जो जंगल से गुजरता इस तक पहुंचता था। फास्ट ऑफिसर की बीवी ने जब गैर मुतल्लका तौर पर बाबा के चेले को डाक बंगले के दरवाजे पर देखा तो इसका माथा ठनका। वो एक पतिव्रता पत्नी थी। बद्रीनाथ ने इसे घेर कर समझा था कि जो वो थी भी खीर, लेकिन ठहरी। इस बात का अंदाज़ा उसे उस वक्त हुआ जब उसने उसे अपनी गिरफ्त में ले लेना चाहा। इस औरत ने भरपूर मजामत की, लेकिन बद्रीनाथ जैसे पाबंदी में गिरफ्त से निकलना कोई आसान काम न था। वो इस सदमे से बेहोश हो गई। इसके बेहोश हो जाने के बाद बद्रीनाथ को होश आया, लेकिन अब क्या था, हर सू अंधेरा फैल चुका था। इसने बेहोश पड़ी औरत को बड़ी परेशानी से देखा। इसे मालूम हुआ था कि इस औरत के होश में आते ही इसका पाप दुनिया आया हो जाएगा। लिहाजा इसने एक पाप को छुपाने के लिए एक और पाप कर दिया। देखते ही देखते इस औरत की लाश टुकड़े टुकड़े कर दी। इसने इन टुकड़ों को एक बोरी में भरा और बोरी कंधे पर लाद कर जंगल में गुम हो गया और इसकी लाश ठिकाने लगाकर अपनी कुटिया में आ गया। अभी शाम गहरी न हुई थी कि फास्ट ऑफिसर 2-3 मजदूरों के साथ इसकी कुटिया पर आ पहुंचा। जब वो बेहद परेशान था और क्यों ना होता, इसकी बीवी गुम हो गई थी और इसने तमाम मुमकिन जगहों पर इसे तलाश कर लिया था, हत्ता के जंगल में भी छान मारा था। मायूस होकर इसने बद्रीनाथ की कुटिया का रुख किया कि शायद वो अपने कश्यप से इसे बता सके। बद्रीनाथ ने इसकी बीवी की गुमशुदगी की खबर को बड़े इत्मीनान से सुना और फिर आसान जमा कर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद आंखें खोली और गहरी सांस लेकर बोला, अब उसे भूल जा, वो एक दरिंदे की भिंड चढ़ चुकी है। बद्रीनाथ ने सच्ची बात कह दी थी, लेकिन वो फास्ट ऑफिसर की सच्ची बात की तह तक पहुंच न सका। इसने दरिंदे की कोई जंगली जानवर जाना। इसे कोई मालूम हुआ था कि दरिंदे इंसानों में भी छुपे होते हैं। फास्ट ऑफिसर ने बहुत कोशिश की कि बद्रीनाथ इस आने की तफसीर बताए, लेकिन उसने ये कहकर इससे गुलो खलासी करा ली कि इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। और ये बात भी इसने सच्ची कही थी कि इस हादसे में की रवात बताकर इसने अपने गले में फांसी का फंदा तो नहीं डालवाना था। भला आखिर फास्ट ऑफिसर गम से निढाल डाक बंगले में वापस लौट गया। अब ये बात बताने की ज़रूरत नहीं कि तुमने जो हाथ दोबार देखा वो इस औरत का हाथ था। ये कहकर सूरज बाबा खामोश हो गए। इस इंकशाफ ने मेरे अंदर सनसनी फैला दी। आपके चले बद्रीनाथ को मरे हुए कितने साल हो गए हैं? मैंने सवाल किया। 26 साल, सूरज बाबा ने जवाब दिया। जाहिर है ये वाकया इससे पहले का होगा। हाँ, इस आने को 28 साल हो गए हैं। 28 साल हो गए इस बात को, और हाथ इस कदर ताज़ा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ देर पहले की बात हो। मैंने ट्रेन में खुद अपनी आंखों से इसमें से खून टपकता देखा है। आखिर ये क्या माजरा है? फिर वो हाथ ट्रेन में कैसे पहुंच गया, फिर कहाँ गायब हुआ, दोबारा नजर आया तो वो लंगूर इसे कहाँ ले गए? इस हाथ ने मुझे उलझा दिया है, लिहाजा मैंने अपने दिमाग में उठने वाले सारे सवाल एक साथ कर डाले। अब तुम इस हाथ को अपने दिमाग से निकाल दो, आज के बाद वो तुम्हें कभी दिखाई ना देगा। लेकिन अब तक तो क्यों दिखाई दिया? वो हाथ तुम तक कैसे पहुंचा, या वो अब तक इतना ताज़ा कैसे है? इन बातों का ताल्लुक कायनात के राज से है, और कायनात के राज मैं तुम पर जाहिर नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए इतना जानना काफ़ी है कि वो हाथ किसी का था। सूरज बाबा ने कदरे सख्त लहजे में कहा। इसके बाद मुझे इस मौजू पर गुफ्तगू करने की हिम्मत न हुई। कुछ देर खामोश रहने के बाद सूरज बाबा ने फिर से बद्रीनाथ के बारे में बताना शुरू किया। इस औरत की ज़िंदगी ख़त्म करने के बाद इसने गुनाह की ज़िंदगी इख्तियार कर ली। इसकी कुटिया जो 25 साल की थी, जगह थी, पूजा का स्थान था, शिकार गाह बन गई। इसने औरतों की, लड़कियों का इलाज पानी से करने के बजाय हाथ से करना शुरू कर दिया। अकीदत की मारी औरतें इसके हाथों के गुस्ताखी को हंसी खुशी झेल जाती, कमारी लड़कियां लौटकर चुप रहती। नतीजा ये हुआ कि इसके हौसले बढ़ते गए और वो गुनाह की दलदल में गर्दन तक फंस गया। इसकी हालत इस कुत्ते की सी हो गई जो चूसी हुई हड्डियों पर भी झपट पड़ता है। फिर इंसाफ की वो रात आ पहुंची और इस कालीनाग की बद्रीनाथ का काम तमाम कर दिया। इस वाक़या की तफसीलात तो तुम वाकिफ़ हो, और इसकी कुटिया में इसकी लाश भी देख कर चुके हो। जी हाँ, ठेकेदार अली बख्श ने ये वाक़या बड़ी तफसील से बताया सुनाया था। ये वाक़या सुनने के बाद ही हम मज़दूरों की बस्ती में पहुँचे थे। इस दिन आपकी आमद भी शोर थी।
मुझे आपको देखने का शौक हुआ था, लेकिन बस्ती में हम ज़्यादा देर ठहर ना सके थे क्योंकि अंधेरा होने से पहले हम लोगों को अपने अपने ठिकानों पर पहुंचना था। इसलिए इस दिन आपसे मुलाकात ना हो सकी। बाद में मालूम हुआ कि हम वहाँ से निकलने के थोड़ी ही देर बाद बस्ती में आ गए थे। मैंने इन्हें बताया, फिर इनसे सवाल किया। थैंक यू फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आगे इसका सवाल क्या होगा उसके लिए आपको बेल आइकन का बटन दबाना होगा।